आज की क्लास में हम बात करेंगे किसके ऊपर? विशेषण के ऊपर। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया। आपने देखा होगा कि जब भी हम कुछ बोलते हैं या कुछ लिखते हैं तो उस भाषा में, यानी कि बोलने की जो भाषा है या जो लिखने की भाषा है, उसमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन शब्दों से किसी खास स्थिति के बारे में पता चलता है। और वो खास स्थिति क्या होती है? वही खास स्थिति जो है वह विशेषता होती है। विशेषता का मतलब ही होता है कि खास बात क्या है। ठीक है, यह एक गाय है। ठीक है, एक स्थिति बताई जा रही है कि यह एक गाय है, लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि यह एक लाल गाय है, या जैसे ही मैंने कहा कि यह एक काली गाय है, तो काली ने या लाल ने ये तय कर दिया कि यह गाय लाल रंग की है और लाल रंग उसकी विशेषता हो गई, या काला रंग उस गाय की विशेषता हो गई। इस अर्थ में आप यह भी कह सकते हैं कि विशेषण जो है वो संज्ञा के अर्थ को सीमित कर देता है, बिल्कुल तय कर देता है। जैसे मैं कहूँ कि यह एक लड़का है, ठीक बात है, एक वाक्य है, लेकिन जैसे ही मैं कहूँ कि यह लंबा लड़का है, ठीक है, या यह सुंदर लड़का है, या यह गोरा लड़का है, तो लंबाई ने, सुंदरता ने या गोरा शब्द ने उसकी स्थिति को और स्पष्ट कर दिया और उसकी विशेषता बता दी। विशेषण भाषा में आने वाले ऐसे ही शब्दों को कहा जाता है जिससे किसी संज्ञा, सर्वनाम इत्यादि का की विशेषता का पता चलता है। विशेषता से मतलब कि खास बात क्या है। ठीक है, तो खास बात की गाय लाल है, खास बात की लड़का लंबा है, खास बात की लड़का सुंदर है। तो विशेषण भाषा के एक तरह से ऑर्नामेंट्स आप कह सकते हैं। विशेषण भाषा में प्रयुक्त किए जाने वाले ऐसे शब्द हैं जिनसे संज्ञा, सर्वनाम या किसी भी स्थिति की विशेषता का पता हमें चलता है। ठीक है, अब हम इसकी परिभाषा अगर देखें तो जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको उदाहरण में बताया। और एक और दिलचस्प बात कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द तो होते हैं, लेकिन किसी की विशेषता भी तो बताई जा रही है। अब मैंने कहा कि गाय लाल है, तो लाल गाय की विशेषता है, या गाय काली है तो काली शब्द गाय की विशेषता है, लेकिन विशेषता किसकी बताई जा रही है? गाय की। तो जिसकी विशेषता बताई जाए, यानी कि जिसकी तारीफ की जाए, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, या जिसकी स्थिति स्पष्ट हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। ठीक है, चांद बहुत सुंदर है, तो सुंदरता चांद की विशेषता है, लेकिन विशेष्य क्या हुआ? चांद हुआ, क्योंकि विशेषता किसकी बताई जा रही है? चांद की बताई जा रही है। तो हमेशा याद रखिएगा, अब जब तक विशेष्य नहीं होगा, विशेषण का कोई मतलब थोड़े है। सुंदर, लाल, काला, हरा, क्या सुंदर, क्या लाल, क्या हरा, क्या काला। तो काला, सुंदर, लाल, हरा तभी महत्वपूर्ण है जब वह किसी के साथ जुड़ जाते हैं, यानी कि विशेष्य के बगैर विशेषण का कोई बहुत ज़्यादा मतलब होता नहीं है। तो दूसरे शब्दों में विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, खासियत के बारे में बताता है, उसकी स्थिति के बारे में बताता है। और किस तरह से विशेषताएं बताई जाती हैं वो तब हम समझेंगे जब हम विशेषण के प्रकारों के बारे में जानेंगे। उदाहरण मैंने आपको बता दिया, काली गाय, अच्छा लड़का, तो विशेषण क्या हुआ इसमें? काली और अच्छा, और विशेष्य क्या हुए? गाय और लड़का। ठीक है, स्पष्ट है। अब इसी में एक शब्द आता है प्रविशेषण। ठीक है, मॉडिफायर ऑफ एडजेक्टिव। ये बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में। विशेषण तो जान लिया, लेकिन प्रविशेषण क्या है? प्रविशेषण वे शब्द हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं या विशेषण की स्थिति के बारे में बताते हैं, उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। जोर दिया जाता है विशेषण पे, जहां जोर दिया गया हो, जहां उसकी स्थिति को और जोरदार तरीके से बताया गया हो, वह प्रविशेषण होता है। जैसे मैं ऐसे कहूं कि राम बहुत तेज दौड़ता है, अगर एक वाक्य में कहूं राम तेज दौड़ता है, तो यहां विशेषण क्या हुआ? तेज।
लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, वाक्य क्या कह रहा है, राम बहुत तेज दौड़ रहा है, यानी कि दौड़ना की विशेषता तेज से पता चल रही है, तेज दौड़ रहा है, लेकिन बहुत तेजी से दौड़ रहा है, यहां विशेषण की भी विशेषता का पता चल रहा है। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, प्रविशेषण कह रहे हैं। यहां पे तेज विशेषण हुआ और बहुत क्या हुआ, प्रविशेषण हुआ। जैसे कि एक और वाक्य मैं कहूं, यह कपड़ा अत्यंत सुंदर है, तो कपड़ा सुंदर है, सुंदर क्या है, विशेषण है, लेकिन अत्यंत क्या है, प्रविशेषण है, यानी कि अति से भी ज्यादा सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर। तो अति सुंदर जोर दे रहा है विशेषण पे, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, प्रविशेषण कहते हैं। आगे बात समझ में। विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 4। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब एक एक करके हम इनको समझने की कोशिश करेंगे कि विशेषण के ये चारों प्रकार कैसे हम समझेंगे और क्या होते हैं ये चारों प्रकार। पहला है गुणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। गुण, गुण का पता चल रहा है, ठीक है, दोष का पता चल रहा है, रूप का पता चल रहा है, रंग का पता चल रहा है, आकार का पता चल रहा है, दशा का पता चल रहा है, यानी कि ऐसा विशेषण जिसमें संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, दशा, काल आदि का बोध हो, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब मान लीजिए दोष या गुण, मैं कहूं राम बहुत दयालु है, तो दयालुता क्या है, गुण है। मैं कहूं कि मोहन बहुत क्रूर है या मोहन बहुत निर्दयी है, तो निर्दयी क्या हुआ, दोष है, लेकिन वह भी किसी न किसी के बारे में बता रहा है कि वो व्यक्ति बहुत निर्दयी है। तो जहां गुण, दोष, रंग, लाल, पीला, हरा, सांवला, ये सारा किसके अंतर्गत आता है, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। यानी कि आप देखें कि आपको पहचानना हो तो स्थिति याद रखें, गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दिशा, काल, ये सारी चीजें गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि पुरानी कमीज, आप पकड़ तो लेंगे कि पुरानी कमीज, कमीज के लिए विशेषण शब्द है, लेकिन किस तरह का विशेषण है, तब आपको याद रखना होगा कि दशा या दिशा के बारे में बताया जा रहा है, तो यह गुणवाचक विशेषण हुआ। तो पहचानने के लिए दिमाग में ट्रिक रखा करें, ठीक है, कि गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, दशा, काल आदि का जहां भी पता चले वह विशेषण कौन सा विशेषण होगा, गुणवाचक विशेषण उसको कहा जाएगा। ठीक है, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मतलब नाप तौल जिसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की माप तौल संबंधी विशेषता को प्रकट करता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि वाक्य मैंने लिखा है कि बाजार से 10 किलो चीनी लाओ, ठीक है, या यह 2 मीटर कपड़ा है, या 4 लीटर दूध लाओ। अब आप ये देख रहे हैं कि 10 किलो, 2 मीटर, 4 लीटर, ठीक है, ये सभी परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं जिन्हें मापा तौला जा सकता है। कपड़े को मापा जाएगा, दूध को लीटर में तौला जाएगा। तो याद रखना है आपको, कैसे पहचानेंगे कि माप तौल, जहां माप तौल आ जाए वहां सीधे समझना है कि यह क्वांटिटी की बात हो रही है, मात्रा की बात हो रही है, और वह विशेषण क्या होगा, परिमाणवाचक विशेषण होगा। एकदम स्पष्ट रखें दिमाग में। गुणवाचक विशेषण में क्या आएगा, रूप, रंग, आकार, स्थिति, दशा, ठीक है, वैसे ही परिमाणवाचक में क्या आएगा, माप तौल संबंधी चीजें आएंगी। ठीक है, इसके भी 2 रूप हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। बहुत आसान है। निश्चित परिमाणवाचक में अभी मैंने कहा 4 लीटर दूध, तो निश्चित है कि कितना लीटर दूध है, 4 ही है। 2 मीटर कपड़ा, तो निश्चित है कि कितना मीटर कपड़ा है, 2 मीटर कपड़ा। तो जो परिमाणवाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा या परिमाण का बोध कराता है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 10 किलो चीनी, 2 मीटर कपड़ा। लेकिन अब अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होगा, जहां मात्रा का पता ना हो,
जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के अनिश्चित परिणाम का बोध कराएं उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अब मैं कहूं, अभी थोड़ी देर पहले उदाहरण था 10 किलो चीनी, तो वहां पता था ना कि चीनी कितनी लानी है, लेकिन मैं कहूं थोड़ी चीनी दो। अब थोड़ी कितना, आधा चम्मच, 1 चम्मच, 2 चम्मच। जैसे 1 चम्मच होगा तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, लेकिन मैं कहूं थोड़ी चीनी, थोड़ा दूध, है ना, या ढेर सारा धन, ढेर सारी मिठाई लाओ, तो तय नहीं है कि कितनी सारी मिठाइयाँ हैं। तो जहां मात्रा तय न हो, जिन वाक्यों में यह पता चले कि मांगा तो गया है, विशेषण का पता तो चल रहा है, लेकिन मात्रा का निश्चित पता नहीं चल रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे थोड़ी चीनी, कुछ कपड़ा, ढेर सारा धन, कुछ लोग, है ना, इस तरह से ढेर सारा, इस तरह से जहां पे पता ना चले वहां अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। इसके बाद तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जहां संख्या का पता चले। और इसमें भी जैसे परिमाणवाचक में निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक होता है, वैसे ही संख्यावाचक विशेषण में निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। साफ साफ समझे, जो विशेषण किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी की संख्या संबंधी विशेषताओं के बारे में बताता है उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे क्लास में कुल 40 छात्र हैं, ठीक है, छात्रों की संख्या कितनी है, 40। अब आप ये नहीं बोलेंगे क्लास में 4 किलो छात्र हैं, ठीक है, बोलेंगे आप जब आपको दूध लाना होगा, जब आपको चावल लाना होगा, जब आपको सब्जी लानी होगी, तब आप बोलेंगे कि 5 किलो आलू लाओ, 5 किलो चावल लाओ। वो कौन सा विशेषण होगा बताइए। लेकिन मैं कहूं कि क्लास में 50 विद्यार्थी हैं, या कौन सा विशेषण होगा, नंबर का पता चल रहा है। आई बात समझ में, 10 विद्यार्थी हैं, ग्राउंड में 5 बच्चे खेल रहे हैं, 5 बच्चे खेल रहे हैं, निश्चित संख्या का पता चल रहा है। हम ये नहीं कहेंगे कि 2 क्विंटल बच्चे क्लास में ग्राउंड में खेल रहे हैं। हो सकता है उनको मापोगे तो 2 क्विंटल के हो जाएंगे, वो 4-5 लोगों का वजन करोगे तो, ठीक है, लेकिन आप उसके लिए इस तरह के विशेषण का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आगे बात समझ में। इसके भी 2 भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में जहां संख्या तय है, 10 छात्र, 20 छात्र, है ना, 10 बच्चे, 20 केले, 5 संतरे, 5 सेब, ठीक है, लेकिन अनिश्चित में संख्या का पता नहीं होता है, अनिश्चितताएं दर्शाई जाती हैं। जैसे कि मैं आपको कहूं कि कुछ संतरे ले आओ, कुछ केले ले आओ, ठीक है ना, कई बालक मैदान में हैं, कुछ लोग वहां घूम रहे हैं, तो कई, कुछ, इन सब से संख्या की निश्चितता का पता नहीं चलता है, और ऐसे विशेषण को हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अरे समझ में ना, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? ऐसे हंस हंस के बोला करिए कि हम बोर नहीं हो रहे हैं। आगे बढ़े। अब है सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक, है ना, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। अब देखिए ये दिलचस्प है, थोड़ा यहाँ मजे से समझिएगा। पहले मैं इसको ठीक से पढ़ता हूँ फिर समझाता हूँ। जब कोई सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा से ठीक पहले आए, एक बात याद रखेंगे कि सर्वनाम आएगा और संज्ञा से ठीक पहले आएगा, याद रखिएगा। आता है और उसी की ओर संकेत करता है। किसकी ओर संकेत करेगा? उसकी ओर, किसकी ओर? संज्ञा की ओर, उसी की ओर संकेत करता है या उसी की विशेषता बताता है। सर्वनाम आएगा, संज्ञा से पहले आएगा और संज्ञा की ओर ही संकेत करेगा, संज्ञा की ही विशेषता बताएगा, उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब देखें, एक वाक्य है, यह घर मेरा है। गाना सुना है, सरस्वती ये तेरा घर ये मेरा घर, सुना है आपने? गाने नहीं सुनते आप? चलिए आपको एक काम दूंगा कि आपको 2-4 ऐसे गाने खोज के लाने हैं, गानों की पंक्तियां जहां सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया होगा। पहले मैं समझा देता हूं, फिर गाने की पंक्ति ढूंढ के लाना, पहचानना कि कहां है सार्वनामिक विशेषण, या कोई गाना बजे तो तुरंत दिमाग लगाना कि यहां है क्या सार्वनामिक विशेषण। पहले समझ लो क्या है। अब मैंने कहा कि यह घर मेरा है। अब परिभाषा में हमने क्या पढ़ा कि सर्वनाम संज्ञा के पहले आएगा, घर संज्ञा है,
घर के पहले यह आ चुका है। अब यह सर्वनाम जो है वह घर संज्ञा से ठीक पहले आकर विशेषण का काम कर रहा है। तो यहाँ यह घर मेरा है, यहाँ यह सर्वनाम है, घर संज्ञा है और घर से ठीक पहले आकर विशेषण का काम कर रहा है। क्या बता रहा है कि यह घर किसी और का नहीं है, यह घर किसका है? आई बात समझ में? वह लड़का चतुर है। अब वह आया, सर्वनाम लड़का से पहले आया और उसी लड़के के बारे में बता रहा है। अब मैं कहूं इशारा करके कि वह लड़का चतुर है, तो साफ साफ पता चल रहा है कि मैं उसी लड़के के बारे में इशारा करके बता रहा हूं कि वह लड़का चतुर है। मतलब आप सब चतुर हैं, चतुर होना कोई बुरी बात नहीं है। तो यहां क्या पता चला? वह लड़का चतुर है, संज्ञा लड़का से पहले आकर किसकी विशेषता बता रहा है? उसी लड़के की विशेषता बता रहा है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि सर्वनाम संज्ञा से पहले होगा और उसी संज्ञा की विशेषता बता रहा होगा। वह लड़की बहुत भोली है। वो गाना सुना है, एक लड़की, सुना है? तो वह लड़की बहुत भोली है। तो वहां पता चल रहा है कि उसी लड़की के बारे में बात हो रही है जो भोली है। ठीक है, इशारा किया जा रहा है ना किसी की तरफ। तो यह जो है सर्वनाम संज्ञा से पहले आएगा और उसी संज्ञा की तरफ इशारा करेगा। ये जहां पे भी दिखे आंख मूंद के पहचान जाना कि यह विशेषण कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण है। एक और सदृश्यवाची विशेषण होता है तुलनावाची शब्दों का जहां प्रयोग होता है। ठीक है, हालांकि विशेषण के मुख्यतः इतने ही प्रकार हैं, लेकिन यह भी जानना चाहिए कि ये तुलनावाची विशेषण क्या है। जहां सा, जैसा, के समान आदि शब्दों की सहायता से जो विशेषण बनते हैं उन्हें सादृश्यवाची विशेषण कहते हैं। जैसे मोहन जैसा, मोहन जैसा कोई नहीं। ठीक है, तुम्हारे जैसा तो कोई गा ही नहीं सकता है। ठीक है, या मैं कहूं राम के समान, जैसे घर में बच्चा हो तो कहते हैं ना कि अरे लड़का चांद सा लड़का है। ठीक है, तो लड़के की तुलना किससे की गई है? चांद से की गई है। तो जहां सा, से, जैसा इत्यादि आए, ठीक है, वहां पे सादृश्यवाची विशेषण होता है। अब विशेषण की भी डिग्रियां होती है। ठीक है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट पढ़ा है ना? गुड, बेटर, बेस्ट, टॉल, टॉलर, स्मॉल, स्मॉलर। तो मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ठीक है ना? सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री पढ़ा ना आपने? तो वैसे ही होता है। मूलावस्था को कहते हैं पॉजिटिव डिग्री, उत्तरावस्था को कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री और उत्तमावस्था को कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। यह भी विशेषण की अवस्थाएं हैं। पहला है मूलावस्था, इसमें विशेषण का सामान्य प्रयोग होता है। ठीक है, आई बात समझ में? यहां किसी प्रकार की तुलना नहीं होती, केवल एक व्यक्ति या वस्तु की सामान्य विशेषता बताई जाती है। सामान्य विशेषण है। जैसे मोहन श्रेष्ठ बालक है, सीता सुंदर है, तो सुंदरता, श्रेष्ठ या यह उच्च विचार है, ये उच्च शब्द है, ये मूल विशेषण के रूप है। लेकिन जब हम उत्तरावस्था में क्या करते हैं? तुलना करते हैं एक की दूसरे से और किसी को श्रेष्ठ बताते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, श्याम इज टॉलर देन राम, श्याम राम से लंबा है। ठीक है, आई बात समझ में ना? वैसे ही उत्तरावस्था में क्या होता है? जब दो व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों के बीच तुलना करके एक को दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर या कम दिखाया जाता है, वहां पे उत्तरावस्था का प्रयोग होता है। इसमें संस्कृत तत्सम शब्दों के अंत में तर प्रत्यय जोड़ा जाता है या हिंदी में से अधिक या से कम का प्रयोग होता है। जैसे राम श्याम से श्रेष्ठतर है, श्रेष्ठ नहीं, श्रेष्ठतर, यानी कि अब जैसे कि राम अच्छा है, अच्छा एक सामान्य विशेषण है, लेकिन जब हमें बताना हो कि श्याम राम से भी ज्यादा अच्छा है तो हम क्या कहेंगे? श्याम राम से बेहतर है। आ गया ना उत्तरावस्था? ठीक है, तो मोहन सोहन से श्रेष्ठतर है या सोहन से अधिक श्रेष्ठ है, यह विचार सबसे उच्चतर है।
जो विचार आया है उन विचारों में यह विचार सबसे उच्चतर है। गंगा यमुना से अधिक लंबी नदी है, तो जहां अधिकता का, श्रेष्ठता का, तुलना का बोध करके किसी को श्रेष्ठ बताया जाए वहां उत्तरावस्था होती है। और अंत में आता है उत्तमावस्था, सुपरलेटिव डिग्री। जब दो से अधिक व्यक्तियों या समूहों में किसी एक को सबसे श्रेष्ठ या सबसे निम्न बताया जाता है वहां उत्तमावस्था होती है। यहां तत्सम शब्दों के अंत में तम प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे सुंदरतम, उससे सुंदर कोई है ही नहीं। श्रेष्ठतम, उससे श्रेष्ठ कोई है ही नहीं, है ना। तो मोहन कक्षा में श्रेष्ठतम छात्र है, इसका मतलब कि सबसे श्रेष्ठ कौन है? मोहन है। यह उच्चतम न्यायालय है, अब इससे उच्च कोई न्यायालय नहीं है। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, अब उससे ज़्यादा ऊंचा कोई पर्वत नहीं है। तो इस तरह से मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। सीता सुंदर है, मूलावस्था, ठीक है। गीता सीता से सुंदरतर है, कौन सी अवस्था हुई? और मीना सुंदरतम है, सबसे सुंदर है, यह क्या, कौन सी अवस्था हुई? उत्तमावस्था। उदाहरण देख लो, उच्च उच्चतर उच्चतम, लघु लघुतर, श्रेष्ठ श्रेष्ठतर, आगे पढ़िए, कोमल प्रिय, महत। अगर मेरे पास कुछ और होता तो मैं धन्यवाद, धन्यवादतर, धन्यवादतम कह देता, ऐसे ही मजाक के लिए। तो ये था विशेषण जिसे हमने जाना, समझा और विशेषण के प्रकारों को भी जाना। और विशेषण की जो 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, ये भी हमने समझ लिया। अगली क्लास में हम समास है, क्या है सिलेबस में? क्रिया। अगली क्लास में हम क्रिया किसे कहते हैं, क्या होती है क्रिया, इस पे बात करेंगे, ठीक है।